हे बुकवर्म्स, इट्स सनी। इस बार मैंने डिसाइड किया कि हमारी ऑन गोइंग बुक द सटल आर्ट नॉट गिव अ फक के ऑडियो बुक मैं दूँ। लास्ट चैप्टर यू आर रॉन्ग अबाउट एवरीथिंग में हमने देखा कि खुद से सवाल पूछना, अपने आप को डिस्कवर करना, अपने बिलीव्स पर डाउट करना एक स्किल है जो बहुत प्रैक्टिस करने के बाद आती है। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, विच इज़ फेलियर इज़ अ वे फॉरवर्ड। 2020 में जिसने भी अपने कॉलेज को ख़त्म किया है वो मार्क मेंसन के एक्सपीरियंस से अपने आप को रिलेट कर सकता है। पर कैसे? 2020 एक ऐसा समय था जहाँ पर जॉब नहीं थी, और जॉब थी भी तो उसका पैकेज काफ़ी कम था। इन शॉर्ट, पूरा देश इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था, और यही सिचुएशन अमेरिका की भी थी, क्योंकि अमेरिका में ग्रेट रिसेशन की एंट्री होती है, जहाँ मार्क मेंसन को अपना अपार्टमेंट छोड़ना पड़ा और 6 महीने के लिए अपने फ्रेंड के काउच का सहारा लेना पड़ा। अपनी सेविंग्स को गुड बाय करना पड़ा और ऑड जॉब्स करनी पड़ी ताकि वो अपने ऊपर से कर्जे को कम कर सके। अगर ऐसा लगता है कि वो समय मार्क मेंसन के लिए बिल्कुल सही नहीं था, तो अभी तो ये स्टार्टिंग हुई है। फिर भी मार्क मेंसन बोलते हैं, आई वॉज फॉर्चुनेट, क्योंकि न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना, करियर को चेंज करना, बेकार की जॉब से क्विट करना, ये मैंने बहुत जल्दी सीख लिया था। अब मैं अपने टाइम टेबल के बारे में समझाता हूँ। मैं बैठा था अपने बदबूदार काउच पर और सिक्के गिन रहा था, और ये सोच रहा था कि मैं इस हफ्ते मैकडॉनल्ड्स का बर्गर अफोर्ड कर सकता हूँ कि नहीं। रोज़ 20 रिज्यूमे सेंड करना, बट किसी का भी रिवर्ट ना आना, एक ब्लॉग की स्टार्टिंग करना और स्टूपिड इंटरनेट बिजनेस की प्लानिंग करना। अब मैं लाइफ के एक ऐसे स्टेज पर आ गया था जहाँ मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मेरा कोई भी प्रोजेक्ट ना चले तो मैं दोबारा वहीं पर ही आ जाऊँगा जहाँ से मैंने स्टार्टिंग की थी। सो व्हाई नॉट ट्राई। 2007 से 2008 के बीच में मार्क ने जो कुछ भी किया पैसे कमाने के लिए, एक वही रीज़न था उनकी सक्सेस का। बट हाँ, उनकी कॉलेज की लाइफ बाकी के आम स्टूडेंट की लाइफ से काफ़ी अलग थी, जहाँ स्टार्टिंग में कोई सीरियस जॉब नहीं थी, बिल्स पे करने के लिए पैसे नहीं थे। इन दिस केस ही वॉज अ फेलियर। द फन फैक्ट इज़ आई वॉज ग्रू अप इन दी वेल्दी फैमिली, जहाँ पैसे का इस्तेमाल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नहीं, बल्कि प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए किया जाता था। यहाँ फिर से मैं अपने आप को खुश नसीब मानता हूँ कि ना सिर्फ मैंने यहाँ पे पैसे का यूज़ करना सीखा, बल्कि मनी एक लाउजी मैट्रिक्स है किसी भी चीज़ को जज करने के लिए, क्योंकि वो टाइम मैं मनी को इतना वैल्यू नहीं करता था। मेरे लिए इम्पॉर्टेंट थी तो मेरी आज़ादी। मैं एंटरप्रेन्योर भी इसलिए बनना चाहता था ताकि मुझे कोई ऑर्डर ना दे सके, और ये चीज़ मुझे अच्छी भी नहीं लगती थी। एंड ज़्यादातर मेरे आइडिया भी इंटरनेट के अराउंड ही होते थे, क्योंकि मैं कहीं से भी और जब मर्जी काम कर सकता था। और तभी मैंने अपने आप से कुछ सवाल पूछे। वुड आई रेदर मेक अ डिसेंट मनी एंड वर्क अ जॉब आई हेट और प्ले एट इंटरनेट एंटरप्रेन्योर? और इसका जवाब बहुत साफ था। तब भी उन्होंने दूसरा सवाल पूछा कि अगर वो कुछ स्टार्ट करते हैं और कुछ ही सालों में फेल हो जाते हैं, तो कुछ नहीं तो नौकरी तो मिल ही जाएगी, तो क्या सच में मैं कुछ खो रहा हूँ? इसका आंसर था नो। मैं 22 साल का था, बेरोज़गार, बिना किसी एक्सपीरियंस के साथ। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? मैं 25 साल का हो जाऊँगा बिना किसी एक्सपीरियंस के साथ। किसको क्या फ़र्क पड़ता है? जो मैंने सोचा उसको ना कर सकूँ, ये मेरे लिए सबसे बड़ा फेलियर था। ना कि पैसे ना होना, ना फ्रेंड के काउच पे सोना, ना कि खाली रिज्यूमे होना। मैं इसमें से किसी भी चीज़ को फेलियर नहीं मानता था। द फेलियर सक्सेस पैराडॉक्स। इधर मैं पैब्लो पिकासो की एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। पैब्लो पिकासो 60 साल की उम्र के थे और
वो स्पेन के कैफ़े में बैठे हुए थे और टेबल में पड़े नैपकिन पर कुछ ड्राइंग कर रहे थे, उसी तरीके से जैसे कोई टीनेज अपने पीनस की ड्राइंग बाथरूम के स्टॉल पर बनाता है। साउंड्स वियर्ड बट एनीवे। कुछ औरतें पिकासो के आसपास बैठी हैं और उनको ड्राइंग बनाते हुए देख रही हैं। कुछ समय बाद पिकासो की कॉफ़ी ख़त्म होती है और उसने नैपकिन को फोल्ड करके वो फेंकने ही जा रहे होते हैं कि तभी एक औरत रोकती है और उनसे पूछती है कि क्या वो नैपकिन मुझे दे सकते हैं जिस पर आपने ड्राइंग किया है, उसके लिए आपको मैं पे कर सकती हूँ। पिकासो बोलते हैं श्योर, $20,000। तभी वो औरत चौंकती है और बोलती है क्या इसको ड्रॉ करने के लिए आपको सिर्फ 2 मिनट ही लगे हैं। पिकासो बोले नहीं मैम, मुझे ये बनाने में 60 साल से भी ज़्यादा का समय लगा है। यह बोलते हुए पिकासो ने नैपकिन को फोल्ड किया और अपनी पॉकेट में डाला और कैफ़े से बाहर आ गए। कोई भी इम्प्रूवमेंट डिपेंड करती है हज़ारों छोटे फेलियर पर, और आप कितने सक्सेस हैं ये चीज़ डिपेंड करती है कि आप कितनी बार फेल हुए हैं कोई भी काम करते हुए। अगर कोई आपसे किसी काम में वह अच्छा है तो वह इसलिए क्योंकि वो आपसे ज़्यादा बार फेल हुआ है। अगर वह आपसे किसी काम में बुरा है तो वो इसलिए जिस पेन और फेलियर से आप गुजरे हैं वह उस फेलियर से नहीं गुजरा है। अगर आप एक छोटे बच्चे के बारे में सोचते हैं जो चलने की बहुत कोशिश कर रहा है पर बार बार नीचे गिर जाता है और कई बार अपने आप को चोट लगवा लेता है, लेकिन फिर भी वो बच्चा एक बार भी रुकने के बारे में नहीं सोचता। वो ये नहीं कहता कि चलना मेरे बस की नहीं क्योंकि मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ। फेलियर को अवॉइड करने का श्रेय काफ़ी हद तक हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी जाता है, जहाँ पर परफॉर्मेंस के बेस पर बच्चों को बहुत बुरी तरह जज किया जाता है और अच्छा परफॉर्म ना करने पर पनिश किया जाता है। दूसरी तरफ हमारे पेरेंट्स जो अपने ही बच्चों को कोई चीज़ तोड़ने या फिर गलत काम करने के लिए पनिश कर देते हैं। हम सबके पास मास मीडिया का एक्सेस है जहाँ पर हज़ारों सक्सेस स्टोरियाँ बताई जाती है, लेकिन कभी भी उन डल स्टोरीज़ की बात नहीं करेंगे जिससे वह सक्सेस अचीव हुई है। अक्सर हम कभी ना कभी लाइफ में ऐसे मोड़ पर खड़े हो जाते हैं जहाँ पर हमें फेल होने से डर लगता है, जहाँ फेलियर को अवॉइड करने की कोशिश की जाती है या फिर वही काम करते हैं जिसमें हम अच्छे हैं। हमें यह समझना होगा कि हम तभी सक्सेसफुल बन सकते हैं जब हम फेल होने के लिए रेडी होते हैं, जहाँ हमें चैलेंज को बोलते हैं ब्रिंग इट ऑन। तो हमें इस चीज़ को समझना होगा, फेलियर को अवॉइड करेंगे तो सक्सेस हमें अवॉइड करेगी। तो बहुत बार फेलियर से हम इसलिए भी डरते हैं क्योंकि हमारी वैल्यू सही नहीं है। अगर मैं बोलूं कि जहाँ पर भी मैं जाता हूँ वहाँ पर मुझे लोग पसंद करते हैं तो ये काफ़ी चिंता वाली बात है, क्योंकि तब मैं 100% फेल होऊंगा, वो भी दूसरों की एक्शन की वजह से, ना कि अपने एक्शन की वजह से। मेरी सेल्फ वर्थ दूसरों के जजमेंट के ऊपर डिपेंड होकर रह जाएगी। इसकी बजाय मुझे दूसरा मैट्रिक्स अडॉप्ट करना चाहिए विच इज़ इम्प्रूव माई सोशल लाइफ। यहाँ मुझे दूसरों से रिश्ते बनाए रखने रिगार्डलेस कि दूसरे मुझे किस तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे। देन मेरी सेल्फ वर्थ मेरे बिहेवियर पर डिपेंड होगी। बेटर वैल्यू के लिए हमें प्रोसेस ओरिएंटेड होना पड़ेगा, जैसे कि ऑनेस्टी जो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। यह एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे कंटिन्यूसली सॉल्व करना पड़ेगा। हर एक नई बातचीत पर, हर एक नए रिलेशनशिप में हमें अपने आप को ऑनेस्ट दिखाना पड़ेगा। ये एक ऐसी वैल्यू है जिसको पूरा जीवन भर हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर आपकी वैल्यू का भी मैट्रिक्स आम लोगों की तरह ही है, जैसे अच्छा घर, बढ़िया गाड़ी, और आपने इन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए बहुत मेहनत भी की, दिन रात काम किया, और जब आपने इन सब चीज़ों को अचीव कर लिया तब आपके पास नेक्स्ट टारगेट या गोल नहीं रह जाता, और तब आप हेलो बोलते हो मिड लाइफ क्राइसिस को, क्योंकि जिस गोल ने
आपको मेहनत करने की प्रेरणा दी थी अपनी एडल्ट लाइफ में, वो तो पूरा हो चुका है। यहाँ अब कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है ग्रो करने के लिए, इम्प्रूव होने के लिए। इसलिए ये चीज़ खुशियाँ देती तो हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए ही। इसलिए आपको अपने मैट्रिक्स को चेंज करने की ज़रूरत है। कॉलेज गए, ग्रेजुएट हुए, उसके बाद झील के किनारे घर और अपनी ज़िंदगी वहीं पर आराम से बिताना, ये सारी चीज़ें आपकी हैप्पीनेस को लिमिट लगा देती हैं। ये हो सकता है कि हेल्पफुल भी हो और इसके शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स भी हो, बट इसके बाद लाइफ रुक जाती है। इसलिए पिकासो पूरी ज़िंदगी अपनी लाइफ में इतने प्रोडक्टिव रहे। वो 90s में होने के बावजूद भी आर्ट को प्रोड्यूस करते रहे, और तब तक आर्ट को प्रोड्यूस करते रहे जब तक वो मर नहीं गए। सो गाइस, अभी के लिए इतना ही। अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट पार्ट में। आई होप you like this audiobook. If you like this audiobook, then please hit the like button and share with your friend. And don't forget to subscribe our channel. And always remember, be a bookworm.